अगर आपके बच्चे को खांसी आती है तो आप क्या करते हैं? ये सवाल आज अगर ये मैं पूछ रहा हूं तो इसके पीछे की एक वजह है। जाहिर है आप केमिस्ट की दुकान पर जाते हैं, उससे कफ सिरप खरीद लेते हैं, क्योंकि आज ये कफ सिरप खांसी का रामबाण इलाज माने जाते हैं और अमूमन इनसे आराम भी मिल जाता है, फौरी राहत तो मिल ही जाती है। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि क्या आपका बच्चा मीठा कफ सिरप ही पीना पसंद करता है और वो दवा पी ले इसके लिए आप भी मीठे वाला सिरप खरीदते हैं? लेकिन अगर आपका जवाब हां है तो फिर आज आपको सावधान करना हम चाहते हैं, क्योंकि आप स्वाद के चक्कर में अपने बच्चे को कफ सिरप नहीं मीठा जहर पिला रहे हैं। और इसलिए आज आपको हमारा यह विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसे 4 कफ सिरप को लेकर गंभीर स्तर का अलर्ट जारी किया है और इन प्रोडक्ट्स को सेहत के लिए खतरनाक बताते हुए इनके इस्तेमाल को रोकने की सलाह दी है। WHO ने दावा किया है कि इन कफ सिरप के इस्तेमाल की वजह से अफ्रीकी देश गाम्बिया में कई बच्चों की मौत हो गई। और ये वो 4 कफ सिरप की तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं स्क्रीन पर, क्योंकि आप इसे देख लें, नहीं हो तो इसे कैप्चर भी कर लें, क्योंकि ये वो 4 कफ सिरप है जिस पर WHO ने चिंता जताई है और इसको बैन करने की भी बात कही है। दरअसल गाम्बिया में 5 साल की उम्र के बच्चों में किडनी की बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे थे और इनमें कई बच्चों की मौत भी हो गई थी। लेकिन जब WHO ने इनके मामले की जांच की तो पता चला कि इन बच्चों को जो कफ सिरप दिया गया था उनमें कुछ तत्वों की मात्रा जरूरत से ज्यादा थी और आशंका है कि डायथिल ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल नाम के इन केमिकल्स की वजह से ही वहां 66 बच्चों की जान चली गई। WHO के चीफ ने इस बारे में क्या कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनना चाहिए। WHO has today issued a medical product alert for 4 contaminated medicines identified in the Gambia that have been potentially linked with acute kidney injuries and 66 deaths among children. The loss of these young lives is beyond heartbreaking for their families. The 4 medicines are cough and cold syrups produced by Maiden Pharmaceuticals Limited in India. WHO is conducting further investigation with the company and regulatory authorities in India. While the contaminated products have so far only been detected in the Gambia, they may have been distributed to other countries. WHO recommends all countries detect and remove these products from circulation to prevent further harm to patients. लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम गाम्बिया की खबर आपको क्यों दिखा रहे हैं और क्या इसका भारत से कोई कनेक्शन है? तो इसका जवाब हां में है, क्योंकि WHO ने जिन कफ सिरप के बारे में जिक्र किया है उसमें प्रोमेथाजाइन ओरल सॉल्यूशन BP, इसके अलावा कॉफेक्स मलीन बेबी कफ सिरप, मकॉफ बेबी कफ सिरप और मागरिब एंड कोल्ड सिरप नाम के ये कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और इन्हें मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड यानी मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड नाम की भारतीय फार्मा कंपनी ही बनाती है। और ये कफ सिरप के बारे में जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं उनके नाम भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं, जिनके बारे में WHO ने अलर्ट जारी किया और इनको लेकर चिंता है। अब इसका चूंकि हमने पहले ही कहा था कि भारत से कनेक्शन क्या है, तो इसे एक कफ सिरप को बनाने वाली कंपनी भारत की है और इस कंपनी के हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हैं। इसलिए WHO के अलर्ट के बाद भारत में भी हड़कंप मच गया। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें भी एक्शन में आ गई और कंपनी के अलग अलग प्लांट में छापेमारी भी की गई। गाम्बिया में 66 बच्चों के कफ सिरप की वजह से मौत के दावों पर जी मीडिया की टीम भी कंपनी का पक्ष जानने के लिए उसके दिल्ली हेड ऑफिस तक पहुंची, लेकिन वहां हमें क्या मिला, इसके लिए आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट आज जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा मामला है। WHO ने भारत में बनने वाले जिस कफ सिरप को बच्चों की मौत का जिम्मेदार बताया है उसका प्लांट हरियाणा के सोनीपत में है
जबकि कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली के पीतमपुरा में। लेकिन जैसे ही WHO की तरफ से बयान जारी किया गया, पीतमपुरा की एक 15 मंजिला इमारत में स्थित इस कंपनी के दफ्तर में सन्नाटा पसर गया। जब जी मीडिया की टीम कंपनी के हेड ऑफिस पहुंची तो वहां न सिर्फ दरवाजे अंदर से बंद नजर आए, बल्कि कैमरा देखते ही अंदर जल रही लाइट्स भी बुझा दी गई। हम लोग यहाँ पर आए थे इस कंपनी का पक्ष जानने, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो किसी भी, ये आप देखिए कि अंदर से बंद है ये, और कोई भी कंपनी का पदाधिकारी से लेकर कोई भी व्यक्ति जो इस फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़ा हुआ है, यानी मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड से जुड़ा हुआ है, किसी ने भी अपना आधिकारिक पक्ष देने से मना कर दिया। तो ये स्थिति है यहाँ पे कि आप देखिए कि इसका गेट अंदर से बंद कर दिया गया है और किसी भी तरह का कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। उन 66 बच्चों की मौत पर भी एक तरह से चुप्पी साधी जा रही है। और उसके अलावा जिस तरह से WHO ने भी अपनी जिस तरह से नोटिस में उन्होंने कहा, लेकिन उसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी जवाब यहाँ पर ना ही WHO की नोटिस पे, ना ही उन 66 बच्चों की मौत पर यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनी ये दे रही है। जी मीडिया संवाददाता ने दरवाजा खुलवाने और अंदर मौजूद लोगों से बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दीपक जी देख रहे, अंदर से बंद कर दिया गया। ये आप देखिए दीपक जी, देखिए, दिखाइए जरा, ये आप देखिए, अंदर से बंद कर दिया गया। अच्छा, अभी जो ना अंदर वहाँ पे अंदर की जो भी लाइट जल रही थी उसको भी ऑफ कर दिया गया है। जो भी अंदर से भी लाइट जल रही थी, जिससे भी बैठे हुए सब लाइट बंद करके बिल्कुल अंदर से पूरा बंद करा गया है। ये स्थिति है। कई कोशिशों के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वहीं भारत के राष्ट्रीय ड्रग रेगुलेटर यानी CDSCO ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। CDSCO की शुरुआती जांच में पता चला है कि मेडन फार्मा की जिन दवाओं पर विवाद है, उन्हें हरियाणा की स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने मंजूरी दी थी और ये दवा अभी तक सिर्फ गाम्बिया को ही एक्सपोर्ट की गई थी। जो मामला बताया जा रहा है, हमने तुरंत संज्ञान लिया है और मैंने प्रातः उठते ही अपने ड्रग कंट्रोल को कहा कि जाकर इसकी कार्रवाई करें, और केंद्र सरकार के अधिकारी भी इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। केंद्र सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी और फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी ने आज प्रातः ही हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उससे बात की है और ये निर्णय तय हुआ है कि पहले कोई कार्रवाई करने से पहले इसके हम सैंपल चेक करवा दें। तो इसके सैंपल लेके जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कैलकाटा में, वहाँ पर सैंपल भेजे गए हैं। वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई चीज़ गलत हुई तो बहुत सख्त कार्रवाई करी जाएगी। अब स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने भी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में छापेमारी की। दिल्ली से शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि खांसी ठीक करने वाले ये कफ सिरप जानलेवा क्यों हो जाते हैं, और इसलिए हम आपको इन कफ सिरप के बारे में भी जानकारी जरूर साझा आपके साथ हम करेंगे, क्योंकि दरअसल WHO ने जिस डायथिलेन ग्लाइकॉल और इथिलेन ग्लाइकॉल को इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार माना है, वो एक तरह के कार्बन कंपाउंड होते हैं और ये पूरी तरह से रंगहीन और गंधहीन होते हैं, लेकिन इनका स्वाद मीठा होता है और इसलिए इन्हें सिरप में मिलाया जाता है ताकि मीठा होने की वजह से बच्चे इन्हें आसानी से पी लें। लेकिन किसी भी सिरप में इनकी कितनी मात्रा मिलाई जाएगी, इसकी मात्रा भी तय है, यानी उसका भी मानक तय है, और इन्हें 1 किलोग्राम दवा में ज्यादा से ज्यादा 0.14 मिलीग्राम तक ही मिलाया जा सकता है, यानी बहुत कम क्वांटिटी में। लेकिन ज्यादा मीठा बनाने के चक्कर में कंपनियां कई बार इनकी ज्यादा मात्रा मिला देती है और तब ये सिरप दवा कम जहर ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि ये सीधा इंसान की किडनी पर असर डालते हैं और ज्यादातर मामलों में किडनी फेल तक हो जाती है। यही नहीं, मरीज को पैरालिसिस भी हो सकती है और उसकी मौत भी हो सकती है। यानी डॉक्टरों के अनुसार ये सिरप बड़ों के मुकाबले बच्चों के लिए ज्यादा जानलेवा होते हैं।
अल्कोहल जो मेनली स्वीटनर एज प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, ये इन हाई डोसेस ये देखने को मिला है। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट, ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम ये मेडिसिन में यूज़ किया जा रहा है, बहुत पहले से यूज्ड है। बट येस, सर्टन रेंज के बियॉन्ड, सर्टन डोज के बियॉन्ड ये हार्मफुल हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग, डायरिया। और जब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, डायरिया होता है, ये बच्चों को डिहाइड्रेशन में लैंड करता है, और सीवियर डिहाइड्रेशन आपके किडनी को ख़राब कर सकता है, जिसकी वजह से कभी कभी इरिवर्सिबल किडनी डैमेज हो सकता है। और किडनी डैमेज का तो आपको पता ही है, ये एक सीरियस बीमारी होती है, और इसका रिप्लेसमेंट इधर डायलिसिस होता है, और इन सीवियर केसेस अगर ये क्रोनिक रीनल डिसीज़ में चला जाता है तो उसका ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट हो सकता है। जो भी बेसिकली टॉक्सिसिटी होगी बच्चों में ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि अमाउंट ऑफ ड्रग प्रोबेबली ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है इनमें, और एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस होने का डर ज़्यादा रहता है। और मोस्टली क्योंकि कफ सिरप लॉन्ग पीरियड में लेने के बाद में ज़्यादा टाइम कई बार ले लिया जाता है, तो उसकी वजह से यूरिन आउटपुट कम होता है, बच्चों में थोड़ी क्षमता भी कम रहती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कि बेसिकली ये प्रॉब्लम हो रही है। और कई बार ये पिकअप होना मुश्किल है कि ये टॉक्सिसिटी आपको कफ सिरप के साथ में हो रही है। इसलिए गामीबिया में जिस केमिकल की वजह से 66 बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है, वो भारत में भी कई लोगों की जान ले चुका है, और अब तक ऐसे 4 बड़े मामले भी सामने आ चुके हैं। वर्ष 1973 में चेन्नई के एक अस्पताल में कफ सिरप की वजह से 14 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि वर्ष 1986 में मुंबई के एक अस्पताल में 14 मरीजों की इसी केमिकल की वजह से जान चली गई थी। वहां कई मरीजों को इलाज के दौरान ग्लिसरीन दिया गया था, और इसके बाद कईयों की किडनी फेल हो गई थी, और बाद में जांच के दौरान पता चला कि उस ग्लिसरीन में ही डायथिल ग्लाइकोल की जरूरत से ज्यादा मात्रा मिली हुई थी। और वर्ष 1998 में दिल्ली में 2 अलग अलग अस्पतालों में कफ सिरप की वजह से ही 33 बच्चों की मौत हो गई थी। और इसी तरह वर्ष 2020 में जम्मू कश्मीर के उधम नगर में भी कफ सिरप के इस्तेमाल की वजह से 12 बच्चों की मौत हो गई थी। और इन सभी कफ सिरप में डायथिल ग्लाइकोल नाम के ये केमिकल मिले हुए थे, और इसलिए इस कंपाउंड पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे देशों में पूरी तरह से बैन है। लेकिन भारत में कई बड़े हादसे होने के बाद भी इसका इस्तेमाल जारी है। यानी अब आप समझ ही चुके होंगे कि कफ सिरप बनाने वाली कंपनियां किस तरह से दवा के नाम पर मीठा जहर पिला रही हैं, और उनमें लोगों की, खासकर बच्चों की मौतें भी हो रही है। लेकिन आज हम आपको कफ सिरप के इस्तेमाल और उसकी शुरुआत की कहानी भी बताएंगे। आज आपको यह भी जरूर जानना चाहिए क्योंकि भारत में खांसी के इलाज के लिए लोग अमूमन आयुर्वेदिक तरीकों का इस्तेमाल करते थे, और लोग तुलसी, काली मिर्च, अदरक, मुलेठी और शहद जैसी घरेलू जो चीजें हैं उनसे खांसी का उपचार करते थे। लेकिन दूसरे देशों में, खास करके यूरोप में, लोग खांसी के इलाज के लिए अफीम का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन अफीम के साइड इफेक्ट्स भी होते थे, और इससे बचने के लिए जर्मनी की दवा कंपनी बेयर ने आज से करीब 125 वर्ष पहले दुनिया के पहले कफ सिरप को बाजार में उतारा। तब इसे हेरोइन के नाम से बेचा जाता था। लोगों को अफीम और कोकेन वाले दवाओं से निजात दिलाने के लिए डॉक्टरों ने भी इस सिरप को तवज्जो देनी शुरू कर दी। लेकिन बाद में लोगों ने इस सिरप की लत लगने की शिकायत की और इसका विरोध शुरू हो गया। इसके बाद वर्ष 1913 में बेयर ने इस कफ सिरप का उत्पादन बंद कर दिया, और इसी तरह वर्ष 1898 में वन नाइट कफ सिरप नाम का एक और कफ सिरप बाजार में उतारा गया, और इसमें दवा के नाम पर अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और मॉर्फिन जैसी नशीली तत्वों को मिलाया गया। और आप ये समझ सकते हैं कि इसे पीने वाले की उस वक्त क्या हालत होती होगी। आज भी बाजार में ऐसे कई कफ सिरप मौजूद हैं जिसमें नशा होता है, और उनकी ज्यादा डोज लेने पर लत लगने का भी खतरा रहता है, और कई बार आपको नशे के लिए कफ सिरप के इस्तेमाल की खबरें भी देखने या पढ़ने को मिल जाती होंगी। इसलिए आज आपको कफ सिरप खरीदते वक्त बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, और अगर आपका बच्चा कफ सिरप के स्वाद की वजह से उसे नहीं पीता तो हमारी सलाह है कि आप उसके लिए मीठा वाला सिरप खरीदने की जगह शहद जैसी घरेलू चीजों का इस्तेमाल करें, ताकि आपके बच्चे और आप सुरक्षित रहें।